हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर टिश्यूज़ के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जा कर के डिस्कस करते करते समझ लिया था। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया था। तो अब फाइनली बारी आती है कि हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी करें सॉल्व, और जो हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आज ही के हमारे इस सेशन में। और बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं ना, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हमारे चैप्टर टिश्यूज़ के। ओके, चलो फिर आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं सवालों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम सभी के सामने, तो देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। डिफाइन द टर्म टिश्यू। ओ माय गॉड, अब ये पढ़ते साथ ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये वाला क्वेश्चन तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है, कहीं देखा देखा सा लग रहा है। मैम ऐसा लग रहा है कि हमने ये वाला सवाल पहले भी कहीं सॉल्व किया है। एग्जैक्टली हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ? तो जब अपन पिछले लेक्चर में एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे ना, तो पहला सवाल भी यही था कि एक टिश्यू क्या चीज़ है। तो बेटा एक टिश्यू के बारे में तो मैं आपको बहुत पहले से बताती आ रही हूँ। बहुत पहले से कब से? पिछले जन्म से नहीं, इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको टिश्यू के बारे में समझाया था। पिछले लेक्चर में जब अपन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे और टिश्यू के ऊपर सवाल आया था, तो मैंने आपको फिर से टिश्यू क्या होता है उसका मैंने आपको एक क्विक रिकैप दिया था। अब आज के इस लेक्चर में फिर से सवाल आ गया है कि भाई बता ही दो टिश्यू क्या है। तो एक काम करते हैं ना, मैं आपको एक बार फिर से बता ही देती हूँ कि एक टिश्यू क्या चीज़ है। तो बेटा देखो, होता यह है कि बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं और वो सारे सेल्स मिल करके क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो सेल्स के उसी ग्रुप को, उसी क्लस्टर को या उसी कलेक्शन को हम नाम दे देते हैं किसका? टिश्यू का। बात आई समझ में कि नहीं? कि सपोज बहुत सारे सेल्स आ गए और उन्होंने मिल करके एक ग्रुप बना लिया, तो सेल्स के उसी ग्रुप को हम बोल देते हैं एक टिश्यू। अब ये बात तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको समझने के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद में मैं आपसे हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि जब भी आपको टिश्यू डिफाइन करने के लिए बोला जाए, मतलब जब भी आप टिश्यू की डेफिनेशन लिखते हो, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर से मेंशन करनी चाहिए कि एक टिश्यू को जो बनाने वाले सेल्स होते हैं, सारे के सारे सेल्स मिल करके एक ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लो एक टिश्यू को बनाने के लिए 100 सेल्स आए हैं, मतलब कि एक टिश्यू है जो 100 सेल्स से मिल करके बना है। तो 100 में से ऐसा नहीं होगा कि 50 सेल कुछ और काम करेंगे, 25 सेल कुछ और काम करेंगे, रिमेनिंग 25 सेल्स कुछ और काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि एक टिश्यू को बनाने के लिए 100 सेल्स आए हैं, तो बेटा वो 100 के 100 सेल्स मिल करके एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे। सारे के सारे जो बेटा सेल्स होते हैं ना, दे वर्क टुगेदर लाइक अ सिंगल यूनिट। ये एक की स्टेटमेंट है जो आपको अपने आंसर में लिखना होगा ही होगा, मेंशन करना ही होगा। इस की स्टेटमेंट के बगैर आपका जो आंसर है बेटा वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, मार्क्स कटेंगे वहां पे, ठीक है। तो प्लीज जब भी आप टिश्यू को डिफाइन करो, डेफिनेशन लिखो, तो ये भी जरूर से मेंशन कर देना। क्या जाता है, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे भाई। देखो क्या लिखा हुआ है आंसर में, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। ओके, चलो। तो ये पहला सवाल बेटा मतलब काफ़ी पहला है, पिछले सेशन में भी ये पहला ही सवाल बन करके हमारे सामने प्रकट हो गया था। एनीवेज हमने इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। सवाल ये है कि भैया बताओ कि जो जाइलम टिश्यू होता है वो कौन कौन से या कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बनता है जाइलम टिश्यू, वो आपको बताना है और उसके बाद में आपको उन टाइप्स के नाम भी लिखने हैं। तो देखो बेटा ऐसा है
कि जाइलम टिश्यू क्या है, एक प्लांट टिश्यू है ना। तो देखो सवाल आया है प्लांट टिश्यू के ऊपर, तो अपन फटाफट से क्या करते हैं, प्लांट टिश्यूज का जो पूरा कैटेगराइजेशन है ना एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई हुई है कि सवालों को सॉल्व करने से ना फ़ायदा ही फ़ायदा होता है जीवन में। दो फायदे होते हैं, देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि अभी तक हमने चैप्टर में टॉपिक्स की जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर सवाल किस तरह के बनते हैं, ठीक है। दूसरा फायदा ये होता है कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना तो उन क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स भी आप रिवाइज कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे कि मान लो कि चैप्टर में 15 टॉपिक हैं और 15 टॉपिक्स में से आपने मतलब चैप्टर में आपने टोटल 10 क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं। वो 10 क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए हैं बेटा, वो 10 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से थे? तो आपके चैप्टर में जो वो 15 टॉपिक्स थे ना जो आपने पढ़े थे, जिनकी थ्योरी आपने पढ़ी थी, उन 15 टॉपिक्स के ऊपर ही तो वो 10 सवाल बने थे जो चैप्टर में थे, जो आपने सॉल्व किए। तो सवालों को सॉल्व करते करते क्या होता है, तुम टॉपिक्स भी तो रिवाइज कर लेते हो ना। तो यहाँ पर किसके बारे में सवाल आया है, जाइलम टिश्यू के बारे में, जो कि एक प्लांट टिश्यू है। तो क्योंकि प्लांट टिश्यू के ऊपर सवाल उठा है तो हम क्या करते हैं, प्लांट टिश्यूज का जो पूरा कैटेगराइजेशन है आ जाओ उसको अपन एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि जब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की, तो ब्रॉडली प्लांट टिश्यूज को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक कैटेगरी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की और दूसरी होती है परमानेंट टिश्यूज की, ठीक है। इन दो कैटेगरीज में प्लांट टिश्यूज को ब्रॉडली डिवाइड कर दिया जाता है। जब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो बेटा 3 तरह के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो आपको प्लांट बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे। क्या क्या नाम होता है, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, मतलब कि ये तीनों ही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना बेटा, ये करते क्या है प्लांट बॉडी में, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट बॉडी की ग्रोथ करवा देते हैं। ग्रोथ इन द सेंस कि लंबाई भी बढ़वा देंगे, मतलब लेंथ इंक्रीज करवा देंगे, और जो डायामीटर होता है प्लांट बॉडी का, मतलब जो गर्थ होती है उसको भी ये इंक्रीज करवा देते हैं। मतलब कि ग्रोथ के लिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट बॉडी की ग्रोथ के लिए, कि लंबाई भी बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, लाइक दैट, इन टिश्यूज के कारण, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की, तो बेटा यहाँ पर आपको फिर से दो और कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। एक होते हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज बेटा 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इन सब के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। बेटा यहाँ पर भी आपको 2 टिश्यूज देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको 2 टिश्यूज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक मिलता है जाइलम, तो दूसरा मिलता है फ्लोएम। यानी कि सवाल में जिस प्लांट टिश्यू की बात की जा रही है ना, जाइलम टिश्यू की, वो क्या है बेटा, वो है एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये पूरा आपके सामने यहाँ पर मैंने फिर से क्यों लिखा है, क्योंकि मैं बार बार चीज़ों को आपको रिवाइज करवा रही हूँ, सो दैट सारी चीज़ें आपके दिमाग में जाकर के फिक्स हो जाएं। पहली बार जीवन में बेटा तुम 9th में आकर के सेल्स के आगे बढ़े हो, जूनियर क्लासेस में भी तुम थोड़ा बहुत सेल के बारे में पढ़ करके आते हो, लेकिन टिश्यूज़ के बारे में तुमने क्लास 9th में पहली बार पढ़ा होता है।
और जब तुम 10th में जाओगे ना तो टिश्यूज के और ऊपर उठोगे, ऑर्गन्स की बात करोगे, ऑर्गन सिस्टम्स की बात करोगे जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनकी वर्किंग, उनकी फंक्शनिंग, सब कुछ के बारे में तुम बात करोगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा 9th क्लास से ही जो है ना एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस टिश्यू की बात की जा रही है वो क्या है बेटा, जाइलम टिश्यू क्या है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। और बेटा सवाल यह है कि ये कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलके बनता है, तो आप बोल सकते हो कि ये 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बनता है। एलिमेंट्स के नाम भी लिखने के लिए बोले गए हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जाइलम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। कौन से होते हैं वो? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, जो एक्चुअली क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम पेरेन्काइमा और स्क्लेरेनकाइमा तो आपने यहाँ बताया है कि ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, है ना। पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ है सिंपल परमानेंट टिश्यूज में। और वहीं जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, जब हम बात करते हैं जाइलम टिश्यू की, तो यहाँ पर भी आपको पेरेन्काइमा और ये जो फाइबर्स हैं ये देखने को मिलते हैं। तो दिमाग में आता है कि मैम फिर ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है या ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है? तो देखो बेटा ऐसा है कि कुछ पेरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, कुछ पेरेन्काइमा सेल्स और कुछ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, ये मिल करके जो है आप बोल सकते हो कि जाइलम टिश्यू भी बनाने में हेल्प करते हैं। देखो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ये तो एक्सक्लूसिवली क्या है, ये एक्सक्लूसिवली बेटा मिल करके जाइलम टिश्यू बनाते हैं। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स मिल करके एक्सक्लूसिवली जाइलम टिश्यू बनाते हैं, बट कुछ पेरेन्काइमा सेल्स, कुछ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स या फाइबर्स मिल करके जाइलम टिश्यू को भी बनाने में हेल्प कर देते हैं। तो अपन बोलते हैं ना कि वो पेरेन्काइमा सेल्स जो जाइलम टिश्यू के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स या सेल्स जो जाइलम टिश्यू के साथ जुड़े रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो सवाल बस इतना सा था कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे मिल करके बनता है जाइलम टिश्यू, उनके नाम बता दो। तो हमने बोल दिया कि भैया 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिल करके बनता है जाइलम टिश्यू, और उनके नाम भी आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ जाएं, चलो ये वही सब कुछ लिखा हुआ है बेटा, ओके। चलो अगला सवाल, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। यहाँ पर हमने देखा ना कि परमानेंट टिश्यूज की भी 2 कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी होती है सिंपल परमानेंट टिश्यूज की और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। तो अब सवाल आपसे ये उठा है, ये बना है कि बताओ सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हम सिंपल क्यों बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही आसान सा है बेटा कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हम सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो टिश्यूज होते हैं ये केवल एक ही टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं उठा लूं किसको, पेरेन्काइमा टिश्यू को, तो पेरेन्काइमा टिश्यू को जो बनाने वाले सेल्स होंगे ना बेटा, वो सारे के सारे एक ही टाइप के सेल्स होंगे। यदि मैं बात करूं कॉलेनकाइमा टिश्यू की, तो इसको जो बनाने वाले सेल्स होंगे वो सारे के सारे एक ही टाइप के होंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की, तो इसको भी जो बनाने वाले सेल्स होंगे वो एक ही टाइप के सेल्स होंगे। डेड सेल्स होते हैं एक्चुअली। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं, डेड होता है ना, डेड टिश्यू होता है। क्यों? क्योंकि इस टिश्यू को जो बनाने वाले सेल्स होते हैं वो खुद ही क्या होते हैं, डेड होते हैं, मरे पड़े रहते हैं। लिग्निन की जो है ना सेल वॉल पर डिपोजिशन हो चुकी रहती है सेल्स के ऊपर, तो सेल्स जो है ना वो मरे हुए रहते हैं। तो डेड सेल्स का बना होता है ये टिश्यू, तो खुद भी क्या होता है, डेड ही होता है। तो हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज को सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बने होते हैं केवल एक ही टाइप ऑफ सेल्स के। वहीं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो टिश्यूज होते हैं ये बने होते हैं मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल अभी अभी आपके सामने आया कि देख लो ये क्या है, जाइलम टिश्यू है, इसको अपन क्यों बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। इसको क्यों अपन ने बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि ये बना हुआ है मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स से। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये 4 तरह के बेटा सेल्स या एलिमेंट्स आप बोल सकते हो मिल करके क्या कर रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं। सिमिलरली फ्लोएम, पिछले लेक्चर में मुझे लगता है कि मतलब जब अपन सॉल्व कर रहे थे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, तो वहां पर सवाल ये था कि फ्लोएम टिश्यू कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलके बनता है वो लिखो, है ना।
तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोएम टिश्यू होता है विच इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो भी बना होता है 4 टाइप के एलिमेंट्स से मिल करके। कौन से होते हैं वो 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स? तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, राइट? तो इन 4 एलिमेंट्स से मिल करके बनता है फ्लोएम टिश्यू। तो वो भी क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्यों? क्योंकि वो फ्लोएम टिश्यू भी तो बेटा मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बना है कि नहीं बना? फिर यही तो सवाल है कि सिंपल को सिंपल और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? तो जवाब बहुत आसान है कि सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। भाई ये तो मैंने आपको देखो पहले ही सवाल में बता दिया था, और कब से बताती आ रही हूँ कि एक टिश्यू को जो बनाने वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चर में एक जैसे हो ना हो, एक टिश्यू को बनाने वाले जो सेल्स हैं वो एक ही टाइप के हो या अलग अलग टाइप के हो, कुछ मैटर करता ही नहीं है। मैटर बस यही करता है कि एक टिश्यू को जो बनाने वाले सेल्स होते हैं वो मिल करके सबके सब एक ही आप समझ लो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड दैट्स इट। जैसे कि जाइलम टिश्यू है, उसका काम क्या होता है? प्लांट बॉडी में पानी का ट्रांसपोर्ट करवाना रूट्स से डिफरेंट पार्ट्स तक। जो फ्लोएम टिश्यू होता है उसका काम क्या होता है? प्लांट बॉडी में फूड का, भाई प्लांट्स में वो होती है ना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, तो उससे क्या होता है? प्लांट का खाना बनता है, तो उस खाने का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना लीव्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो वो काम किसका होता है? फ्लोएम टिश्यू का होता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक टिश्यू एक टाइप ऑफ सेल से बना है या मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। फर्क बस इससे पड़ता है कि एक टिश्यू को जो बनाने वाले सेल्स होते हैं सबके सब क्या करते हैं? मिलकर के एक ही काम करेंगे, बस बात खत्म। ठीक है? So simple tissues are made up of only 1 type of cells which coordinate to perform a common function, whereas complex tissues are made up of more than 1 type of cells and all these coordinate to perform a common function। जैसे कि जाइलम टिश्यू है, उसको बनाने के लिए 4 तरह के एलिमेंट्स लगे हैं, बट अल्टीमेटली वो टिश्यू कर क्या रहा है? प्लांट बॉडी में पानी का कंडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, है कि नहीं? बस तो फिर इतना बेसिक सा सवाल था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सवाल ये है कि भैया पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, इनको जो बनाने वाले सेल्स होते हैं, उन सेल्स की सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। तो आप बोल सकते हो कि भाई पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर साइड में लिख दूं तो पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, और आप बोल सकते हो कि सेल वॉल भी थिन ही होती है, मतलब ठीक है, थिन सेल वॉल लाइक दिस। फिर जब अपन बात करते हैं किसकी? कोलेन्काइमा की। कोलेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बेटा ये भी लिविंग ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नॉन लिविंग होंगे, डेड होंगे, ये भी लिविंग सेल्स ही होते हैं। बट सेल वॉल पर आप बोल सकते हो कि इररेगुलर थिकनिंग देखने को मिलती है। सेल वॉल पर इररेगुलर थिकनिंग देखने को मिलती है। कैसे? कॉर्नर्स पर थिकनिंग मिलेगी, थिकनिंग एट कॉर्नर्स, थिकनिंग एट कॉर्नर्स। जैसे कि अगर मैं डायग्राम पर बताऊं आपको तो देखो, जैसे कि ये सब क्या है? कोलेन्काइमा टिश्यू के सेल्स हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, ये सब बेटा क्या है? कोलेन्काइमा टिश्यू के सेल्स हैं। ठीक है, वैसे तो जो इनकी सेल वॉल है वो पतली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स मतलब क्या? जहां पर सेल्स आकर के मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये एक कॉर्नर है, यहाँ पर 2 सेल्स आकर के मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये भी क्या है? ये भी कॉर्नर है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स आके मिल रहे हैं, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी। तो इन कॉर्नर्स पर बेटा क्या होता है? यहाँ पर आपको थिकनिंग देखने को मिलती है, लाइक दिस। यहाँ पर थिकनिंग देखने को मिलती है। आपकी खुद की एनसीईआरटी बुक में बेटा खूब सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है कोलेन्काइमा टिश्यू का, आप वो भी देख सकते हो रेफरेंस के तौर पे। ठीक है,
यहाँ पर अभी मेरे पास डायग्राम नहीं है कॉलेनकाइमर टिश्यू का आपकी एनसीईआरटी बुक वाला, बट हाँ आपके पास तो आपकी एनसीईआरटी बुक होगी ना, उसको देखो अभी खोल करके तुमको दिखेगा कि कितनी सुंदर जो है थिकनिंग देखने को मिलती है कॉलेनकाइमर टिश्यू के सेल्स के कॉर्नर पर, जहाँ पर एडजेसेंट सेल्स आकर के मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपना क्या बचा, स्क्लेरेनकाइमर टिश्यू के सेल्स, स्क्लेरेनकाइमर टिश्यू के सेल्स। तो बेटा ये तो डेड सेल्स होता है ना, सेल वॉल पर लिग्निन की डिपोजिशन हो चुकी है भैया, सेल वॉल पर लिग्निन की डिपोजिशन हो चुकी है। अब लिग्निन की यदि डिपोजिशन हो जाती है सेल वॉल पर तो बेटा सेल वॉल जो है ना वो इम्परमेबल हो जाती है चीज़ों के लिए ना, मतलब ये समझ लो कि कोई सेल है उसकी सेल वॉल पर लिग्निन आकर के डिपॉजिट हो गया है, तो अब वो जो सेल वॉल होगी ना वो हर चीज़ के लिए इम्परमेबल हो जाएगी, पानी के लिए भी हो जाएगी, मतलब कि अब वो सेल वॉल बोलेगी लिग्निन डिपोजिशन वाली कि अब ना हमारे थ्रू पानी, मतलब हमारे थ्रू ना पानी वो नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता, ना पानी सेल के अंदर आएगा ना पानी सेल के बाहर जाएगा, ऐसा जो है हिसाब किताब हो जाता है। तो जाहिर सी बात है बेटा अगर सेल के अंदर पानी नहीं गया या सेल के बाहर का अंदर का पानी बाहर नहीं आया, मतलब इवेंचुअली क्या होगा बेटा, सेल मर जाएगा ना। तो वही वाली बात हो जाती है कि यहाँ पर जो स्क्लेरेनकाइमर टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो है सेल वॉल पर लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। तो बस इतना सा सवाल था कि भैया बता दो कि क्या डिफरेंस होता है इन तीनों की सेल वॉल्स के बीच में, तुमने बता दिया कि पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। कॉलेनकाइमा में आप बोल सकते हो कि सेल वॉल्स पर आपको थिकनिंग देखने को मिलेगी, बट कहाँ, कॉर्नर्स पर। बेटा ये क्या लिख दिया है, कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स। और वो भी किसकी होती है थिकनिंग, पैक्टन डिपोजिशन की, मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अलग से कॉर्नर्स पर आपको थिकनिंग दिख रही है सेल वॉल पर, वो थिकनिंग क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर पैक्टिन सब्सटेंस आकर के बैठ गया। पैक्टिन नाम का बेटा एक सब्सटेंस होता है जो यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाता है कॉर्नर्स पर, तो इसीलिए कॉर्नर्स पर आपको क्या होता है, मतलब कॉलेनकाइमर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना उनके कॉर्नर्स पर आपको सेल वॉल पर थिकनिंग देखने को मिलती है, वो होती है पैक्टिन डिपोजिशन के कारण, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की तो यहाँ पर तो लिग्निन की डिपोजिशन होगी, सेल मरा रहेगा और क्या। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। क्या तुम्हें स्टोमेटा पता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये देखो, कोई बात नहीं अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखो बेटा ऐसा है कि अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बेटा मुझे बताओ क्या तुम इस समय सांस ले रहे हो, मतलब आर यू गाइज ब्रीदिंग, तो आप बोलोगे कि ऑफ कोर्स मैम हम ब्रीदिंग तो कर रहे हैं, मतलब कि हम सराउंडिंग एयर को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। और उस सराउंडिंग एयर में जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है ना, एल्वियोलाई में जा रही है अगर आपको याद होगा तो। और एल्वियोलाई के लेवल पर होता यह है कि जो एल्वियोलाई में एयर आती है, मतलब जो लंग्स में एयर आती है, उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स से निकल करके कहाँ जाती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है, मतलब ब्लड में जाती है, और फिर ब्लड से कहाँ चली जाती है, डिफरेंट बॉडी सेल्स तक चली जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में डिफरेंट बॉडी सेल्स क्या करते हैं बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, और वहाँ से वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करके सेल्स क्या करते हैं, ब्लड को ही दे देते हैं। यानी कि अब जब ब्लड आता है दोबारा से लंग्स के पास, है ना, जैसे कि तुम्हारे ये लंग्स हैं, हरे कलर के बना दिए लंग्स बेटा, कोई बात नहीं, लेट मी फिक्स इट, ठीक है। ये तुम्हारे लंग्स हैं, ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तुमने सांस अंदर खींची, मतलब तुमने इनहेल किया, उस इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आ गई, तुम्हारे लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में आ गई, मतलब ब्लड वेसल के ब्लड में आ गई, और यहाँ से कहाँ चली जाएगी, डिफरेंट बॉडी सेल्स के पास चली जाएगी। बॉडी सेल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं ड्यू टू सेलुलर रेस्पिरेशन, और वो बना करके कहाँ दे देते हैं, ब्लड में ही डाल देते हैं। तो ये सेल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना करके दे देगा किसको, ब्लड को। तो जब ब्लड लंग्स के लेवल पर आता है ना, जब ये ऑक्सीजन आती है लंग्स से ब्लड के पास, है ना, उसी समय क्या होता है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा वो चली जाती है एक्सचेंज में किसके पास, लंग्स के पास। मतलब ये तरह का गैशियस एक्सचेंज हुआ। गैशियस एक्सचेंज का मतलब, एक्सचेंज का मतलब तुम लोग समझते हो, जैसे कि मेरे पास चॉकलेट है, कौन सी वाली, किटकैट है मेरे पास, ठीक है, और तुम्हारे पास है 5 स्टार। तो अब अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे ना
मुझे वो किट कैट नहीं खानी, मुझे 5 स्टार खानी है, और आपने बोला कि हाँ मुझे भी 5 स्टार नहीं, मुझे तो किट कैट खानी, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक दूसरे के साथ अपनी चॉकलेट्स एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब आप अपनी 5 स्टार मुझे दे देना और मैं आपको अपनी किट कैट दे दूंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, चॉकलेट्स का एक्सचेंज हुआ। वैसे हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, गैसेस एक्सचेंज होता है कि लंग्स में जो एयर में ऑक्सीजन थी वो आगे कहाँ, ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ चली गई, लंग्स में चली गई, लंग्स में जो एयर थी उसके साथ जाकर के मिक्स हो गई। फिर हम क्या करते हैं, हम बेटा सिर्फ सांस खींचते तो नहीं ना, हम सांस बाहर भी तो छोड़ते हैं। तो जब हम एक्सहेल करते हैं, जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसमें बहुत सारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जो हमने इनहेल करी थी एयर उसमें ऑक्सीजन थी, और जो हमने एक्सहेल करी है एयर उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ इस तरीके से क्या होता है हमारी बॉडी में, आप बोल सकते हो कि गैसेस एक्सचेंज मतलब ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है, जो अपने प्लांट्स होते हैं बेटा, क्या वो इस तरीके से ब्रीद नहीं करेंगे? भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रीदिंग कर रहे हो क्या, तो आप बोलोगे कि ऑफ कोर्स मैम कर रहे हैं ब्रीदिंग, इसमें भी कोई डाउट हो सकता है कि किसी को, ऑफ कोर्स वी आर ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है ना। कभी सोचा है कि हम सांस लेते क्यों हैं? अभी अभी समझा कि किस तरीके से ब्लड में जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ जाती है, अल्टीमेटली बॉडी सेल्स के पास। बॉडी सेल्स क्या करते हैं, वही माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाती है ऑक्सीजन, ग्लूकोज हो जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है और क्या बनती है, एनर्जी बनती है ढेर सारी, और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। तो वो जो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, मतलब वो जो एनर्जी बनी है वो हम इस्तेमाल करेंगे। भाई हमारी बॉडी में तरह तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह चलती रहती है, तो उन सबको करने में एनर्जी तो चाहिए ना, तो वो एनर्जी वहाँ इस्तेमाल हो जाएगी। प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है वो अपन क्या करेंगे, एक्सहेल आउट कर देंगे, ठीक है। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि यार हमारी बॉडी में ब्रीदिंग की प्रोसेस इतनी ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बॉडी सेल्स को क्या चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि क्या करना है उनको, एनर्जी बनानी है। तो जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, एक प्लांट बॉडी की, तो तुम्हें नहीं लगता कि प्लांट बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, अरे वो भी तो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं ना, मतलब उनको भी तो जो है एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे अंदर, हम तो चलो ठीक है मान लिया कि हम तो जानवर हैं, है ना, हम एनिमल्स हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है, बट प्लांट बॉडी में भी तो बेटा थोड़ी बहुत तो एनर्जी की डिमांड होती है ना। वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, वही सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए भी तो बेटा प्लांट सेल्स को क्या चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है कि नहीं चाहिए है। इसके अलावा प्लांट्स में अपना खाना खुद बनाने की क्षमता होती है। तो लीव्स में क्या होता है, लीव्स में आप बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट की जो लीव्स के जो सेल्स होते हैं उनको क्या चाहिए है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए है। कहने का मतलब ये है बेटा कि तुम ये मत समझना कि प्लांट बॉडी है तो उनको सराउंडिंग एयर की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब से कोई लेना देना नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट बॉडी को भी अपने सर्वाइवल के लिए सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन चाहिए है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है। वो सराउंडिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे भी, ऑक्सीजन भी निकालेंगे, तो कुल मिलाकर के सराउंडिंग एयर और प्लांट बॉडी के बीच में भी बेटा गैसियस एक्सचेंज होता है, जस्ट लाइक गैसियस एक्सचेंज जो हमारी बॉडी और सराउंडिंग एयर के बीच में होता है। और फॉर दैट पर्पस जो अपने प्लांट होते हैं बेटा, उनकी जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, उनके सरफेसेस पर पाए जाते हैं कुछ छेद। जैसे कि हमारी बॉडी में भी देखो ये 2 नोस्ट्रल्स होती हैं, इन्हीं के थ्रू क्या होता है, हम सांस को, मतलब हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, राइट। सिमिलरली प्लांट बॉडी की भी जो लीव्स होती हैं उनके सरफेसेस पर कुछ छेद पाए जाते हैं, कुछ पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। और उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन अंदर आएगी प्लांट बॉडी के, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। उल्टा भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में एनिमल्स के पास नोस्ट्रल्स होते हैं, ठीक वैसे ही प्लांट बॉडी में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। देखो जैसे कि ये लीफ है, ये लीफ है, तो इसके सरफेसेस पर देखो, एक पत्ती के बेटा, एक लीफ के ना 2 सरफेसेस होते हैं। आप अभी अपने गार्डन में जाओ, एक नॉर्मल कोई सा भी प्लांट होगा, ठीक है, आप उसकी पत्ती को देखो, पत्ती के आपको 2 सरफेस दिखेंगे, एक होगा ऊपर वाला सरफेस और एक होगा नीचे वाला सरफेस। अपर सरफेस को अपर सरफेस बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस पर होता क्या है बेटा कि कुछ ऐसे छेद होते हैं, छेद, और इन्हीं छेदों को, इन्हीं पोर्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। प्लूरल होता है स्टोमेटा, और एक पोर को अपन क्या बोलेंगे, स्टोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टोमा, ठीक है। तो होगा ये कि सपोज अगर क्या बोलते हैं,
लीफ के जो सेल्स हैं, ठीक है, उनको अगर करनी होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा इनको, मतलब जो लीफ के जो सेल्स हैं ना, उनको चाहिए होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो कहाँ से आएगी, सराउंडिंग एयर से आएगी। तो सराउंडिंग एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेटा, सराउंडिंग एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो गैस इन स्टोमेटा के थ्रू कहाँ जाती है, इन स्टोमेटा के ही थ्रू वो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुसती है लीफ के अंदर। लीफ के अंदर कहाँ, लीफ के सेल्स में बेटा, जो पत्ती के जो सेल्स होते हैं ना, वहीं पर होती है फोटोसिंथेसिस। उसके लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उन सेल्स तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचेगी कैसे, तो सरफेस पर ये छेद होते हैं, ये गेट होते हैं, गेट खुलते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर से अंदर आ जाती है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, ऑक्सीजन बनती है। वो ऑक्सीजन उस समय प्लांट के लिए क्या होती है, यूजलेस होती है। तो वो ऑक्सीजन को भी क्या करते हैं, ये स्टोमेटा पोर्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं सराउंडिंग एयर में। मतलब कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या हुआ है, स्टोमेटा के थ्रू, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई है और ऑक्सीजन बाहर निकली है, ठीक है। फिर इसके बाद में जब अपन बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो उसमें क्या होगा, उस केस में स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी प्लांट बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अगर आपको कभी ऐसा, मतलब कभी आपने अगर एक्सपीरियंस कराओ, तो आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, स्पेशली जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हमको हमेशा मना करते हैं कि यार रात के समय ना पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए। वैसे हम बोलते हैं कि पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, ये वो, क्यों, क्योंकि ये ट्रीज एंड प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग को क्लीन करते हैं। क्योंकि देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे सराउंडिंग एयर से, बदले में क्या दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। लेकिन रात के समय स्पेशली मना करते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस वहां पर तब प्रोमिनेंट होती है। और जिस कारण क्या होता है, रात के समय प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, मतलब उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं रात के समय पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि भूत आ जाएगा, भूत भूत कुछ नहीं बेटा, वो साइंटिफिक रीजन कुछ और ही है, समझे बात। तो ऑक्सीजन जो है अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, कैसे, स्टोमेटा के थ्रू। यानी कि स्टोमेटा क्या हो करते हैं, फंक्शन आपसे पूछा गया ना, तो आप लिख सकते हो कि स्टोमेटा का काम क्या होता है। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट बॉडी और सराउंडिंग एयर के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एक फंक्शन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वो है गैसियस एक्सचेंज का, गैसियस एक्सचेंज का। और दूसरा फंक्शन होता है बेटा ट्रांसपिरेशन का, ट्रांसपिरेशन का। अब आप बोलोगे कि मैम ट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखो बेटा, हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो बड़े मतलब मजेदार टाइप के होते हैं, भोले होते हैं एकदम। उनका क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट की, ट्रीज की, वो लगातार क्या करती है, मिट्टी से पानी अब्जॉर्ब करती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी। अब जितना भी पानी प्लांट बॉडी में आता है बेटा, करीब उस पूरे पानी का 1% इस्तेमाल होता है प्लांट बॉडी में। सपोज 100% पानी आया, 100% में से केवल 1% क्या होगा, पानी का यूटिलाइज होगा प्लांट बॉडी में। आप बोलोगे कि मैम फिर रिमेनिंग जो 99-98% पानी होता है वो क्या होता है, वो पानी बेटा वेपर्स के फॉर्म में प्लांट बॉडी से उड़ जाता है। आप बोलोगे कि मैम इतना सारा पानी, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि मम्मी ने हमसे कहा था कि बेटा थोड़ा सा पानी लेकर क्या, है ना। मम्मी को चाहिए था 1 गिलास पानी और हम 1 बाल्टी, 1 टंकी जो है ना पूरी हम पानी से भर ले आए, कि प्लांट्स ने इतना पानी अब्सॉर्ब करा और उसका केवल बॉडी में 1% इस्तेमाल हुआ, बाकी 99-98% क्या हुआ, वेपर्स के फॉर्म में प्लांट बॉडी से बाहर निकल गया। एग्जैक्टली। और ये जो प्लांट बॉडी में इतना सारा पानी बेटा वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाता है ना प्लांट बॉडी से, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब सवाल यह है कि प्लांट बॉडी का जो पानी है वो वेपर्स के फॉर्म में उड़ना है, बाहर निकलना है, तो कैसे उड़ेगा। तो बेटा ये देखो ना, लीव्स के सरफेसेस पर ये गेट तो होते हैं ना, ये छेद तो होते हैं, ये पोर्स तो होते हैं स्टोमेटा। तो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू पानी भी क्या होगा, वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। मतलब ये 2 बहुत ही जरूरी काम करते हैं बेटा स्टोमेटा। एक तो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लीफ के सेल्स एंड सराउंडिंग एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो आना जाना होता है वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। और दूसरा काम क्या होता है ट्रांसपिरेशन का, कि प्लांट बॉडी का जो मेजर अमाउंट ऑफ पानी है वो वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलना होता है। कैसे निकलना होता है, तो इन छेदों के थ्रू, इन स्टोमेटा के थ्रू। तो ये 2 मेन फंक्शंस होते हैं बेटा स्टोमेटा के, जो आपको क्लास 10th तक, 11th तक, 12th तक हमेशा याद रखने हैं। कि एक हो गया क्या, गैसियस एक्सचेंज, और दूसरा ट्रांसपिरेशन।
तो स्टोमेटा क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है वो सब मैंने आपको बता दिया। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, नहीं ये क्या हुआ, हाँ ओके। इन पोर्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। दीस स्टोमेटा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब वही गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज बेटा ये दोनों बहुत ही जरूरी वर्ड्स हैं, आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपके आंसर में होने चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम सबके घर में एक गेट लगा होता है, मेन गेट, ठीक है। वो क्यों होता है मेन गेट, मतलब क्या जरूरत है गेट की, हम पूरी दीवार भी तो खड़ी कर सकते थे ना, जरूरत क्या है गेट की। तो आप बोलोगे कि मैम आप कैसी बात कर रही हो, अगर गेट नहीं होगा, अगर हम दीवार खड़ी कर देंगे तो फिर तो हमेशा के लिए क्या होंगे, घर के अंदर पैक हो जाएंगे। अगर हमें बाहर जाना होगा तो, या अगर हमें बाहर से अंदर आना होगा तो, मतलब एक आप बोल सकते हो कि रास्ता तो होना चाहिए ना जिसके थ्रू हम घर के अंदर बाहर कर सके। एग्जैक्टली। अब अगर हमने गेट बनाया है, अगर हमने दरवाजे के लिए जगह छोड़ी है, तो बेटा वाकई में वहां पर हम गेट लगाते भी तो है ना, कि हमने घर बनाया, ठीक है, दरवाजे के लिए जगह बनाई और वहां पर दरवाजा ही नहीं लगाया, बस घटा बना हुआ है। तो बेटा ऐसा तो होता नहीं है, बाकायदा यहाँ पर अपन क्या करते हैं, गेट भी लगाते हैं, गेट को अपन लॉक भी करते हैं कि नहीं करते हैं। क्यों भाई, अगर तुमको घर से बाहर जाना तो तुम क्या करोगे, गेट को खोल के निकल जाओगे और फिर कोई पीछे से आकर के गेट बंद भी करेगा। ये नहीं कि गेट खुला है तो खुला है, बेटा अगर गेट खुला का खुला रहा तो क्या हुआ, अरे कोई भी ऐरा गैरा नत्थु करो तुम्हारे घर के अंदर आ सकता है ना, चोर आ सकता है, कुत्ता बिल्ली आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टाइम टू टाइम बेटा तुम्हारे घर के जो दरवाजे हैं, जो गेट हैं, वो बंद भी होते हैं और खुलते भी हैं। किसी को आना है, किसी को जाना है बाहर तो गेट खुलेंगे, किसी को नहीं आना है, किसी को नहीं जाना है तो गेट बंद हो जाएंगे। तो बेटा ये जो लीव्स के सरफेसेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो ये पोर्स पाए जाते हैं, ये भी तो क्या है, ये भी तो आप बोल सकते हो कि गेट ही है। अगर ये हमेशा खुले रहेंगे बेटा तो नॉन स्टॉप गैसेस एक्सचेंज होगा। इनफैक्ट ये जो अपन ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं ना, कि प्लांट बॉडी का जो पानी है वो वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाता है, अगर ये गेट खुले रहे, अगर ये स्टोमेटा ओपन रहे तो बेटा ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। माना कि जितना भी प्लांट बॉडी ने पानी अब्सॉर्ब करा उसमें से केवल 1% इस्तेमाल होगा, बाकी वेपर्स के फॉर्म में उड़ेगा। लेकिन बेटा जो 1% पानी उनकी बॉडी में यूटिलाइज होगा, वो 1% पानी तो प्लांट के लिए जरूरी है ना। अगर ये गेट खुले रहे तो क्या हुआ, अगर ये गेट खुले रहेंगे बेटा तो होगा ये कि वो जो 1% पानी उनको इस्तेमाल करना है ना, वो भी वेपर्स के फॉर्म में उड़ लेगा, वो निकल लेगा, मतलब ट्रांसपिरेशन होता ही रहेगा बेटा, प्लांट सूख के मर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि समय समय पर ये गेट खुलने चाहिए और समय समय पर बंद भी होने चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पस हर एक स्टोमा जो होता है, हर एक स्टोमेटल पोर जो होता है बेटा, इट इज गार्डेड बाय 2 सेल्स। जैसे कि ये आपको छेद दिख रहा है, हर एक छेद को गार्ड करने के लिए 2 सेल्स होते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं गार्ड सेल्स। जैसा नाम वैसा काम। इन दोनों सेल्स का काम क्या है, इन दोनों सेल्स का काम यह है कि ये इस स्टोमा को, इस स्टोमेटल पोर को गार्ड करेंगे। कैसे गार्ड करेंगे, तो बेटा यही दोनों इसको मिलकर के खोलेंगे और बंद करेंगे। मैंने क्या बोला, स्टोमेटा जरूरी है, उनका खुलना भी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम इनका बंद होना भी जरूरी है। तो खोलने और बंद करने के लिए जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, उसको रेगुलेट करने के लिए ईच एंड एवरी स्टोमा या स्टोमेटल अपर्चर इज गार्डेड बाय 2 सेल्स। और इन दोनों सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। मैंने क्या बोला, जैसा नाम वैसा काम, इनको अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं, क्योंकि लिटरली दोनों सेल्स क्या कर रहे हैं बेटा, मिल करके स्टोमेटा की, एक स्टोमा की ओपनिंग या क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। जब इनको सिग्नल मिलेगा तो ये क्या करेंगे, मिल करके स्टोमा को खोल देंगे। जब इनको सिग्नल मिलेगा तो ये मिल करके क्या करेंगे, स्टोमा को बंद कर देंगे। ना सिर्फ ये बेटा, हर एक स्टोमा इट इज गार्डेड बाय 2 सेल्स, ये देखो, जिनको अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ओके, ये तो हर एक स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमा को गार्ड करने के लिए 2 सेल्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। और यही गार्ड सेल्स क्या करते हैं, यही गार्ड सेल्स बेटा स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, कि जब जरूरत होगी तो स्टोमेटा खुलेंगे, नहीं होगी तो बंद कर देंगे। जैसे कि दिन के टाइम पर स्टोमेटा खुल जाएंगे, रात के समय बंद हो जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई गई है बेटा, ये उसी की है। ठीक है, ये स्टोमा आपको दिख रहा होगा, ये बीच में आपको जगह दिख रही होगी, इसको अपन स्टोमा बोलते हैं।
और इसको गार्ड करने के लिए 2 सेल्स हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, आसपास जो आपको बाकी सेल्स दिख रहे हैं वो सब्सिडरी सेल्स हैं। आप तो बस अभी फिलहाल के लिए स्टोमा और उसको गार्ड करने वाले 2 सेल्स को देखो, गार्ड सेल्स को देखो। ठीक है, अच्छा, इन गार्ड सेल्स की खास बात क्या होती है, इनका शेप देखो कैसा है, कहीं देखा देखा लग रहा होगा। आप बोलोगे कि मैम ऐसा शेप तो हमारी किडनी का भी होता है, एग्जैक्टली। आप बोलोगे कि मैम ऐसा शेप तो राजमे का भी होता है, एग्जैक्टली। तो किडनी बीन शेप्ड के होते हैं बेटा ये गार्ड सेल्स। ठीक है, चल अगले सवाल पर आ जाते हैं। आइए, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर एंड कार्डियक मसल फाइबर। बेटा डायग्राम बना करके आपको क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंसेस बताने हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर बना लेते हैं। किस तरह के होते हैं ये होते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, कुछ इस तरीके के ये हैं बेटा क्या, स्केलेटल मसल फाइबर्स। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख भी देती हूँ, स्केलेटल मसल फाइबर्स। ठीक है, ओके। स्ट्रिएशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। स्ट्रिएशंस मतलब कि वही ऑल्टरनेट पैटर्न में आपको डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिलेंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाने के मतलब डायग्राम बना करके डिफरेंशिएट करना है बेटा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियस जो होते हैं इनके वो कहाँ होते हैं, पेरीफेरी पे होते हैं, साइड साइड में होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं ये, सिलेंड्रिकल इन शेप। उसके अलावा स्ट्रिएटेड। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ है, पेरीफेरी पर है, साइड साइड में है, पेरीफेरी। वॉलेंट्री होते हैं ये, वॉलेंट्री होते हैं ये मसल फाइबर्स, हमारी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, कार्डियक मसल फाइबर्स, नहीं कार्डियक नहीं, अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स की। तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, इनके लिए आप क्या लिख सकते हो, एक ही एक न्यूक्लियस होगा, वो भी बीच में, नो स्ट्रिएशंस एट ऑल। तो फजी फॉर्म शेप होता है इनका, फजी फॉर्म शेप। फजी फॉर्म शेप का मतलब पता है, बीच में से मोटे और एंड्स कैसे होते हैं, टेपरिंग होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप ब्लंट एंड्स देख रहे हो, यहाँ पर देखो ना बीच में से मोटे हैं और एंड्स पे आके देखो एंड्स कैसे हो गए, पॉइंटेड हो गए, टेपरिंग एंड्स इनको अपन बोलते हैं। तो शेप को अपन क्या बोलते हैं, फजी फॉर्म या स्पिंडल शेप भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही सेल होता है एक फाइबर में। उसके अलावा नो स्ट्रिएशंस, अनस्ट्रिएटेड लिख सकते हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स। और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कतई काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते बेटा लास्ट किसकी, कार्डियक मसल फाइबर्स की। कुछ इस तरीके से। थोड़े बहुत स्ट्रिएशंस आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, फेंट स्ट्रिएशंस। ब्रांच्ड होते हैं ये, यूनिन्यूक्लियड होते हैं। ओके, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स, न्यूक्लिएटेड सेल्स ब्रांच्ड होते हैं ये। ठीक है, और आप बोल सकते हो कि फेंट, फेंट मतलब हल्की स्ट्रिएशंस देखने को मिलती हैं यहाँ भी। और इसके अलावा इनवॉलेंट्री होते हैं ये, हमारी इच्छा के अनुसार कतई काम नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चर बना बना करके डिफरेंसेस जो हैं अपने देख लिए हैं। ओके, चल यहाँ देखो,
सबसे पहले स्ट्रिएटेड मसल्स, मतलब वही स्केलेटल मसल फाइबर्स की यहाँ पे बात हो रही है बेटा, स्केलेटल मसल, अरे क्या स्पेलिंग हो गई भैया, मसल फाइबर्स की यहाँ पे बात हो रही है कि ये हमारे हाथ पाँव की हड्डियों से चिपके रहते हैं, मतलब कि स्केलेटल जो मतलब बोन्स होती हैं, है ना, उनसे चिपके रहते हैं, इसलिए मसल्स का नाम क्या पड़ गया, स्केलेटल मसल फाइबर्स। वॉलेंट्री मसल्स होती है, इच्छा के अनुसार काम करेंगी, मेरा मन होगा तो अपने हाथ को ऐसे मोड़ सकती हूँ, मेरा मन होगा तो मैं अपने पैर को मोड़ के बैठ सकती हूँ, लाइक दैट। लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मेनी न्यूक्लियस एंड आर अनब्रांच्ड, ठीक है। और स्ट्रिएशंस भी होती हैं, ये क्यों नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इनको अपन स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, स्मूथ मसल फाइबर्स एलिमेंट्री कैनाल एंड लंग्स में पाए जाते हैं। इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं और सिंगल न्यूक्लियस होता है। अनस्ट्रिएटेड भी इनको अपन बोल सकते हैं, अनस्ट्रिएटेड। देन कम्स द कार्डियक मसल फाइबर्स, हार्ट में मिलते हैं, इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ब्रांच्ड होते हैं और एक ही न्यूक्लियस होता है, मतलब वही यूनिन्यूक्लिएटेड। ओके, चलो ये डायग्राम है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर डायग्राम तो मैंने ही आपको बना करके दिखा दिया है, व्हाट से। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? देखो बेटा, अपना जो हार्ट होता है ना, ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है। अपना हार्ट, अपना दिल एक पंपिंग ऑर्गन है। बोले तो इस हार्ट के पास जो भी तरह का ब्लड आता है, अपने हार्ट के पास जो भी तरह का ब्लड आता है, जो भी तरह मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा क्योंकि हमारे हार्ट के पास ना दो तरह के ब्लड आते हैं। एक आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड की खास बात क्या होती है कि ये रिच होता है ऑक्सीजन में, और इस ब्लड की खास बात क्या होती है कि ये रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो दोनों ही तरह के खून आते हैं आपके हार्ट में, आते हैं बट मिक्स नहीं होते हैं। ये एक खास बात है हमारे मैमल्स के हार्ट की, कि दो तरह के ब्लड आते हैं हमारे हार्ट में स्पॉन्टेनियसली, एक ही साथ में, साइमल्टेनियसली दो तरह के ब्लड आते रहते हैं हमारे हार्ट में, बट दोनों ही तरह के ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। हमारा हार्ट कुछ इस तरीके से डिजाइंड होता है बेटा कि लगातार ये दोनों तरह के ब्लड आते रहते हैं हार्ट में, लेकिन फिर भी दोनों प्रकार के ब्लड की मिक्सिंग कतई नहीं होती है। अच्छा है, नहीं होती है, वरना अगर किसी इंसान की बॉडी में ऐसा हो गया ना, कुछ नहीं लोगों के दिल में छेद होता है ना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भैया सर्जरी करवा लो। जैसे कि कुछ बाय बर्थ भी होता है बेटा, है ना, बच्चा पैदा हुआ और पैदाइश से ही पता चल गया कि उसके हार्ट में छेद है, तो वो जो है ऑपरेट करके उसको ठीक करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है और वो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो दो तरह के बेटा ये ब्लड आते हैं हमारे हार्ट में, और हार्ट का काम क्या होता है कि जो भी ब्लड आ रहा है उसको पंप करना बॉडी में। जैसे कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको हार्ट भेजता है कहाँ से कहाँ, इसको हार्ट भेजता है लंग्स में, क्योंकि आपको पता है कि लंग्स के लेवल पर क्या होता है, ऑक्सीजनेशन। बेटा लंग्स के लेवल पर वो आती है ना एयर, जब अपन इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, और वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स से निकल करके ब्लड में आ जाती है। तो क्योंकि ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, इस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन का बहुत कम है। तो हार्ट ये चाहता है कि भैया इसको थोड़ा सा जो है ना ठीक किया जाए, तो इस ब्लड को हार्ट कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। यानी कि लंग्स के लेवल पर जाकर के क्या होगा, इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाएगी और उसको दी जाएगी क्या, ऑक्सीजन। यानी कि फिर ये क्या होगा, ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा कहाँ जाएगा, लंग्स जाएगा हार्ट के लेवल पर, और हार्ट क्या करेगा, फिर इस ब्लड को भेज देगा पूरी बॉडी में। तो ये साइकिल होती है बेटा, ये साइकिल होती है। कैसी साइकिल, कि हार्ट के पास आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको साफ करने के लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए उसने कहाँ पंप किया, लंग्स के पास। लंग्स के लेवल पर क्या हुआ, ब्लड से ऑक्सीजन, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली गई और ब्लड में डाल दी गई ऑक्सीजन, मतलब कि ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। फिर ये कहाँ गया, ये गया दोबारा से हार्ट के पास। हार्ट ने क्या करा, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया, पंप कर दिया। ठीक है, अब पूरे बॉडी के सेल्स के पास जब ये अच्छा वाला ब्लड जाएगा तो बॉडी के सेल्स क्या करेंगे, उस ब्लड से ऑक्सीजन ले लेंगे और ब्लड में डाल देंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक बार फिर से क्या होगा बेटा, ब्लड बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड।
फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आएगा कहाँ, हार्ट के पास, और हार्ट दोबारा कहाँ भेज देगा, लंग्स के पास। तो यही साइकिल बेटा चलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि हार्ट के पास जो भी खून आ रहा है वो उसको अल्टीमेटली क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। तो हार्ट क्या करता है, इट्स लाइक अ पंपिंग ऑर्गन। तो बेटा पंपिंग ऑर्गन या पंपिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हार्ट की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो बनी होती है कार्डियक मसल्स की। तो कार्डियक मसल्स के पास बेसिकली आप बोल सकते हो कि वो एक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है ना। वैसे तो सारी मसल्स के पास होती है, बट हाँ कार्डियक मसल्स के पास, क्योंकि अभी बात हो रही है उनकी, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। कार्डियक मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसके कारण हार्ट की मस्कुलर वॉल में क्या होता है, पंपिंग आप बोल सकते हो कि एक्टिविटी जो है डेवलप होती है, और हार्ट क्या कर पाता है, फिर ब्लड को पंप कर पाता है। ठीक है। सो कार्डियक मसल फाइबर्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कतई काम नहीं करेंगी। दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। लगातार क्या करते हैं बेटा, कार्डियक मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं ताकि हार्ट की मस्कुलर वॉल्स में क्या हो सके, पंपिंग एक्शन जो है डेवलप हो सके। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प्स इन पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ये अल्टीमेटली हार्ट को क्या करना है बेटा, एक पंपिंग एक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हार्ट की जो मस्कुलर वॉल्स हैं जो कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं वो क्या करती हैं, मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगी। उन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन से क्या होता है, हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है वो आती है उसके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन द बॉडी। अभी तो डायग्राम बनाने के उस पे कहा था डिफरेंशिएट करो, अब बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर और वो बॉडी में कहाँ पाई जाती हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस आपसे मतलब पूछा गया है, उसके बेसिस पर डिफरेंशिएशन। अगर हम बात करेंगे शेप की, तो बेटा जो अपनी स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो लंबी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं, नॉन टेपरिंग एंड्स होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, नॉन टेपरिंग एंड्स एंड आर अनब्रांच्ड। जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो लंबे तो होते हैं बट वे टेपरिंग एंड्स होते हैं, और ये भी अनब्रांच्ड होते हैं। कार्डियक मसल्स सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, बेशक टेपरिंग एंड्स नहीं होते हैं, बट वही है कि ये ब्रांच हो जाते हैं। ठीक है, लोकेशन की यदि हम बात करें तो जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं या जो मसल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमारे हाथ पाँव में। ठीक है, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, वही एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे यूरेटर में, स्टमक में, वॉल में, ब्रोंकाई में, एक्सेट्रा। कार्डियक मसल्स कहाँ मिलेंगे, हार्ट में मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे स्ट्रिएशंस की तो स्केलेटल मसल्स में पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होते हैं, और कार्डियक मसल्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिएशंस होंगे पर फेंट होंगे, हल्के होंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, चलो तो ये डिफरेंसेस हमने बता दिए हैं तीनों के बीच में, मसल फाइबर्स के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। वो क्या बोल रहा है हमसे, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। बेटा यहाँ पर ना आपसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, आ जाओ करते हैं। अच्छा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि होता कैसा, तो हमने कहा था ना कि स्टार बॉडी होती है विद अ टेल, है ना, मतलब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्टार लाइक सेल बॉडी विद अ टेल, कि सेल बॉडी कैसे होगी, स्टार जैसी होगी और उसकी एक पूंछ भी होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं स्टार लाइक सेल बॉडी विद अ टेल। अब आ जाओ ड्रॉ करते हैं, पूछा नहीं क्या है, मतलब पूछा पहले क्या था, आज बनाने के लिए बोला गया है। आ जाओ बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टार लाइक बॉडी बनाएंगे, मतलब सेल बॉडी बनाएंगे कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, और ये इसकी पूंछ बना देंगे। टेल बोला ना, तो टेल तो बनानी पड़ेगी। तो ये जो आपको स्टार लाइक इसकी सेल बॉडी दिख रही है, अरे स्टार लाइक जो आपको इसकी बॉडी दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं बेटा क्या, सेल बॉडी। बाकायदा इसमें न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीसल्स ग्रैन्यूल्स होंगे ना, नीसल्स ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे लिख दूं क्या साइड में कहीं, नीसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो आपको ब्रांच्ड प्रोसेसेस नजर आ रही हैं,
यहाँ पर आपको जो ब्रांच्ड प्रोसेसेस नजर आ रही हैं इन्हें अपन क्या बोलेंगे बेटा? डेंड्राइट्स बोलेंगे, याद है? ये इन्हें अपन क्या बोलते हैं? ये शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेसेस को हम अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स। दीज आर डेंड्राइट्स, ठीक है। फिर इसके बाद में जो आपको लंबी सी पूंछ दिख रही है, सिंगल अनब्रांच्ड लंबी सी, इसको अपन बोलते हैं एक्सॉन। इसके अंदर भी जो साइटोप्लाज्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। ये अपने एंड पर जाकर के बेटा कुछ ब्रांचेस में टर्मिनेट हो जाता है लाइक दिस, और इन्हें अपन क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स, है ना। ये ब्रांचेस में नीचे जाकर के टूट जाता है, इनको अपन क्या बोलते हैं? टूटेगा नहीं, मतलब डिवाइड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? इन ब्रांचेस को अपन बेटा क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स। और हर एक एक्सॉन टर्मिनल के एंड पर एक स्वॉलन नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब्स, है ना। देखो ना, हर एक एक्सॉन टर्मिनल के एंड पर एक फूला हुआ सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। ये भी सिनेप्टिक नॉब है, ये भी सिनेप्टिक नॉब है, जिसके अंदर होते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स, और इन सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर भरे होते हैं केमिकल्स, जिनको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर बेटा कुछ सेल्स होते हैं जो उसको कवर करते हैं, जिनको अपन बोलते हैं श्वैन सेल्स। क्या बोलते हैं? श्वैन सेल्स। याद आया? दीज आर श्वैन सेल्स। श्वैन सेल्स एक वाइट कलर का सब्सटेंस जो है रिलीज करते हैं। वो सब्सटेंस जाकर के एक्सॉन के ऊपर इकट्ठा होता जाता है, और इवेंचुअली क्या होता है? एक्सॉन के ऊपर ना उस सब्सटेंस की एक मोटी सी लेयर बन जाती है, ठीक है। श्वैन सेल्स ही एक वाइट कलर का सब्सटेंस रिलीज करते हैं, वो सब्सटेंस जाकर के एक्सॉन के ऊपर इकट्ठा होता जाएगा, और अल्टीमेटली उस सब्सटेंस की एक कोटिंग, एक शीट बन जाती है ओवर एक्सॉन, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, वाइट कलर का सब्सटेंस है, इकट्ठा होता जा रहा है एक्सॉन के ऊपर, शीट बन जाएगी, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बन जाती हैं एक्चुअली उस सब्सटेंस की, अल्टीमेटली एक शीट बन जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे? माइलिन शीट। क्या बोलेंगे? माइलिन शीट। तो अब जाकर के आपका जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो हुआ है कंप्लीट। ओके, सो आई गेस यहाँ तक पूरा आपको न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, एक्सॉन के ऊपर वो वाले रीजन्स जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती है बेटा, उन रीजन्स को अपन बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। जैसे कि देखो, ये वाला दिख रहा होगा आपको रीजन एक्सॉन के ऊपर जहाँ पर माइलिन शीट नहीं है, इसे अपन क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। रैनवियर लाइक दिस। अब जाकर के न्यूरॉन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो लेबल्ड डायग्राम है, वो होता है कंप्लीट। सेल बॉडी बना दी, डेंड्राइट्स बना दी, एक्सॉन बना दी, एक्सॉन टर्मिनल्स, सिनेप्टिक नॉब, श्वैन सेल्स, माइलिन शीट एंड नोड्स ऑफ रैनवियर, सब कुछ इज डन। डन 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 डन। तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इसी अच्छी बात पर आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या है? नेम द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी हुई है कुछ टिश्यूज के बारे में, तो आपको जानकारी के हिसाब से बताना है कि कौन सा टिश्यू है। स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट के साथ, टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। अब माउथ की इनर लाइनिंग क्या होती है उसको समझाने के लिए एक काम करो, अपना मुंह बंद रखो और बंद करके अपनी टंग को बकल कैविटी के अराउंड मूव करवाओ, है ना। मुंह खोल करके बेटा जीभ बाहर निकाल करके ऐ करके मत चलाना, ऐसे तो क्या होगा, जो आपकी टंग होगी वो सराउंडिंग एयर के साथ टच होगी, एंड वी डोंट वांट दैट। हमें माउथ की या बकल कैविटी की लाइनिंग टच करनी है ना, सो फॉर दैट माउथ अपना बंद करो, बंद करके अपनी टंग को मूव करवाओ अराउंड द बकल कैविटी। तो जब आपकी टंग मूव करती है अराउंड द बकल कैविटी, और जो टच करती है वो क्या है? आपकी बकल कैविटी की लाइनिंग है, वॉल की, मतलब बकल कैविटी जो वॉल है उसकी अंदर की तरफ की लेयर है, लाइनिंग है, ठीक है। तो वो कौन से टिश्यू की बनी होती है बेटा? वो बनी होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की। अब आप बोलोगे कि मैम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से भी तो काम चल सकता था ना, स्ट्रैटिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ गई?
तो अगर आपको याद होगा तो जब मैं आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर का खतरा होता है, मतलब कुछ फटने और कटने का डर होता है, तो वहाँ पर लेयर्स जो हैं टिश्यूज़ की आना या सेल्स की जो है लेयर्स आना ज़रूरी हो जाता है। अब आपको पता है कि हम बकल कैविटी से अपना कितना काम लेते हैं, ठीक है, लगातार अपने दांत चलाते हैं, ज़बान चलाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो अगर लाइनिंग बहुत पतले टिश्यू की बनी होगी तो क्या होगा, बहुत इजीली डैमेज हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए वहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ओके, नेक्स्ट, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल और बोन को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू कौन होता है, टेंडोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स, अभी बताया था कुछ देर पहले, फ्लोएम टिश्यू। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है फ्लूइड होता है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, नर्वस टिश्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। कुछ चीजें आपको दी हुई हैं, आपको बताना है कि वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाएगा। स्किन पर कौन सा पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बार्क, अच्छा बार्क ऑफ द ट्री का क्या मतलब हुआ, पेड़ की जो छाल होती है बेटा उसको अपन बोलते हैं बार्क। अब वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो आप बोलोगे कि मैम हमारी स्किन है ना। सर से लेकर के पाँव तक, नाखूनों के नीचे तक क्या होती है, स्किन होती है, जो हमारी बॉडी के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि स्किन क्या है, हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। वैसे ही जब हम बात करते हैं एक यंग प्लांट बॉडी की, तो बेटा एक यंग प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। मैंने क्या बोला, जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारी स्किन होती है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक वैसे ही यंग प्लांट बॉडी के लिए क्या होती है, उसकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग एपिडर्मिस। जैसे कि ये प्लांट है, ये ब्रांचेस हो गए, कुछ फूल वूल हो गए, कुछ पत्तियां वत्तियां हो गए, कुछ फल वगैरह लटके हुए हैं, ठीक है, ये रूट्स वगैरह हैं। तो इन सभी के ऊपर बेटा, मतलब चाहे वो स्टेम हो, ब्रांचेस हो, लीव्स हो, फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, रूट्स हो, हर एक पार्ट के ऊपर एक कवरिंग जो है तुम्हें देखने को मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं देखने को मिलेगी बट होती है, जिसे अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस। चाहे वो पार्ट्स जमीन के ऊपर हो प्लांट के या नीचे हो, डजंट मैटर, बस ये है कि हाँ पूरे बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस करती क्या है, प्लांट बॉडी को मैकेनिकल इंजरी से, एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट से और फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे जैसे प्लांट बॉडी की ग्रोथ होती जाती है, अच्छा लीव्स के ऊपर मैंने आपको बताया था ना स्टोमेटा होते हैं, तो वही होता है कि जैसे लीफ है, लीफ के दो सरफेसेस हैं, अपर सरफेस लोअर सरफेस, तो अपर सरफेस पर अपर एपिडर्मिस, लोअर सरफेस पर लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और उसी एपिडर्मिस पर क्या होता है बेटा, लीफ के एपिडर्मिस पर छेद होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और वो जो गार्ड सेल्स बनते हैं ना, वो एक्चुअली कुछ एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं जो स्पेशलाइज हो जाते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने के लिए। गार्ड सेल्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं तो वो अलग सा काम करने लगते हैं, रहते हैं वो एपिडर्मल सेल्स ही हैं, ठीक है। चल, तो अब होता क्या है बेटा कि जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती जाती है उसकी बॉडी में चेंजेस होते जाते हैं। जैसे कि जब प्लांट यंग है तो उसकी बॉडी में आपको एपिडर्मिस मिलेगी, ठीक है। अब जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा ट्री में, तो एपिडर्मिस जो होती है बेटा वो रिप्लेस हो जाती है बाय लेटरल मेरिस्टेम। भाई हमारी बॉडी में भी तो वैसे ही होता है ना कि जब छोटे होते हैं और फिर जब बड़े होने लगते हैं तो बॉडी में सर्टेन चेंजेस विजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही जब एक यंग प्लांट ग्रो करता है एक ट्री में, तो ट्री में होता क्या है कि जो ये एपिडर्मिस होती है ना,
इसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम आप सभी को पता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वैसे भी क्या करते हैं बेटा, उसके जो सेल्स होते हैं वो लगातार डिवाइड करते हैं। तो एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाती है लेटरल मेरिस्टेम से, और लेटरल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं वो लगातार क्या करते हैं, दे डिवीजन मतलब डिवाइड करते ही जाते हैं। और बहुत सारे, जैसे कि सपोज ये स्टेम हो गया, ठीक है, और ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम के टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है और नए नए सेल्स बनते जाएंगे। अब जो कुछ पुराने सेल्स होते हैं बेटा बाहर की तरफ, ठीक है, जो कुछ पुराने सेल्स होते हैं बाहर की तरफ, उनके ऊपर एक सुबरेन नाम का सब्सटेंस आकर के डिपॉजिट हो जाता है। मैंने क्या बोला, जब प्लांट यंग होगा तो उसकी पूरी बॉडी पर, जैसे हमारी बॉडी पर स्किन होती है, इसकी बॉडी पर एपिडर्मिस होगी। जब ये ट्री में ग्रो करेगा तो एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाएगी बाय लेटरल मेरिस्टेम। अब सेल्स क्या करेंगे, इसके लगातार डिवाइड करेंगे, नए नए सेल्स बनते जाएंगे। जो पुराने सेल्स होते हैं बेटा बाहर की तरफ, ठीक है, उनके ऊपर सुबरेन नाम का सब्सटेंस आकर के डिपॉजिट हो जाता है, सुबरेन नाम का सब्सटेंस आकर के डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण वही है कि सेल वॉल क्या होती है, इम्परमिएबल हो जाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है, सेल्स मर जाते हैं। तो ये जो मरे हुए सेल्स की जो एक लेयर बनती है बेटा पेड़ के ऊपर, उसे हम बोलते हैं कॉर्क। आई बात समझ में? यहाँ पर बार्क का सवाल आया था कि ट्री पेड़ की जो बार्क होती है, जिसको अपन हिंदी में छाल बोलते हैं, उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो वो जो पेड़ की जो छाल होती है बेटा, जो बार्क होती है, उसमें जो टिश्यू पाया जाता है वो होता है कॉर्क। कॉर्क कहाँ से आया, तो वो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ये जो पूरी डेड सेल्स की लेयर बनी है, क्या बोलेंगे इसको अपन, कॉर्क बोलेंगे। मैकेनिकल इंजरी, फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाएगी ये, ठीक है। तो एपिडर्मिस, जब प्लांट ट्री में ग्रो हुआ, एपिडर्मिस रिप्लेस हो गई बाय लेटरल मेरिस्टेम। सेल्स क्या करते हैं, लगातार डिवाइड करते हैं। जो पुराने सेल्स होते हैं साइड वाले, उनके ऊपर सुबरेन नाम का सब्सटेंस आकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जो सेल्स होते हैं वो इवेंचुअली मर जाते हैं, और उन सारे फिर डेड सेल्स की जो एक लेयर बनती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्क। जो मैकेनिकल इंजरी और प्रोटेक्शन वगैरह, मतलब मैकेनिकल इंजरी और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से क्या करेगी, पेड़ को प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्टिव होती है बेसिकली नेचर में, ठीक है। तो जो पेड़ की छाल होती है, जो बार्क होती है, उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ये कॉर्क टिश्यू ही पाया जाता है, ठीक है। चलो, तो स्किन में हो गई, फिर बार्क ऑफ द ट्री में आपने बोल दिया क्या होता है, कॉर्क होता है, ठीक है। बोन में आप बोल सकते हो कि, चलो यहाँ देख ही लो, हाँ जी, स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, बार्क ऑफ द ट्री में कॉर्क होता है। बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में वो पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ एलए में क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वैस्कुलर बंडल में आप बोल सकते हो कि जाइलम एंड फ्लोएम दोनों आ जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू बन जाता है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रीजन्स इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। लो बोलो, बोला गया है कि पेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, उन रीजन्स के नाम बताओ। बेटा पेरेन्काइमा टिश्यू तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है प्लांट बॉडी में, हर कहीं पाया जाता है, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, ब्रांचेस में, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, हर जगह पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। लीफ में यदि पाया जाएगा तो उसको अपन मतलब लीफ के जो सेल्स होते हैं, जिनमें लीफ में जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उनको अपन क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, एरेन्काइमा होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये तो हर जगह पाया जाता है बेटा, इसका तो मतलब कोई वही नहीं है। रूट्स एंड स्टेम्स में क्लोरोफिल अगर होगा तो लीव्स में जो होता है उसको अपन क्लोरेन्काइमा बोल देंगे। एक्वेटिक प्लांट्स में जो है ना एरेन्काइमा मिलता है, तो ये हर कहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिव नेचर होता है इसका, और कंटिन्यूस लेयर होती है बेटा ये, मतलब एपिडर्मिस को जो बनाने वाले सेल्स होते हैं वो काफ़ी कंटिन्यूस होते हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव नेचर होता है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगी एपिडर्मिस, और एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट से भी बचाएगी प्लांट को, यंग प्लांट को, ठीक है। कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल है, कैसे, तो कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगी सेल्स के बीच में, डिपोजिशन होती है सुबरेन की वॉल्स पर, दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, मतलब कि गैसेज जो है फिर आना जाना नहीं कर पाएंगी बाहर, लाइक दैट।
ठीक है, चलो अब ये टेबल है, टेबल तो मुझे लगता है अपन ने पहले ही कर ली थी सेकंड क्वेश्चन में। सिंपल परमानेंट टिश्यू में यहाँ पे आ जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स मेजाइलम एंड फ्लोएम, खत्म बात। तो ये अपन कर चुके हैं। दैट्स ऑल आज के सेशन के लिए, बस इतना ही। आज अपन ने एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, सॉल्व, डिस्कस, हर एक सवाल को एकदम डिटेल में जाकर के मैंने आपको समझाया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में मोस्ट प्रोबेबली एक न्यू चैप्टर के साथ, फिजिक्स के न्यू चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।